अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं पहले, फिर उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1 है, why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? ऐसा क्यों समझा जाता है या ऐसा क्यों कहा जाता है कि तकरीबन सारे का सारा जो मैस है एटम का वो न्यूक्लियस पे लाया करता है, या यूं कहें कि सारे के सारे एटम के मैस का दारोमदार न्यूक्लियस पे क्यों होता है, या हमें यूं क्यों लगता है कि जो एटम का मैस है वो हमें न्यूक्लियस से मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 21 से। पेज नंबर 21 बोहर्स एटॉमिक मॉडल से ऊपर 2-3 लाइनों में इसका जवाब है। देखें, इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम, आप लोगों ने ऑल द मास ऑफ एन एटम से जवाब राइट करना है। ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस because both the heavy particles that is proton and neutron are found to be present in the nucleus। देखें, ऐसा इसलिए तसव्वुर किया जाता है क्योंकि जो दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है, ये दोनों के दोनों कहां मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में। तो जब ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं तो एटम के जो मास है उसको भी हम न्यूक्लियस से ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। जोड़ के किसने रखा हुआ है, एक फोर्स ने, और उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने इस सवाल का जवाब बुक से करना है। सवाल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसको रीड आउट करते हैं पहले स्टेटमेंट को, फिर इसका जवाब जो है वो करते हैं। सवाल नंबर 2 है, व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? तो देखें, एलिमेंट्स मुख्तलिफ क्यों होते हैं, बात बहुत सिंपल है। आपने इस सवाल का जवाब करना है, एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं प्रोटॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं न्यूट्रॉन। अब देखिए, जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्बन का एक एटम है, कार्बन के एक एटम का जो मास है वो 12 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ऑक्सीजन का एक एटम है, उसका मास 16 है और उसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब देखिए, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद 8 और 8 है, ठीक है। तो देखें, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम है उनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए एलिमेंट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सवाल नंबर 3 जो है इसे पढ़ते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ? और बिस्मथ का जो आइसोटोप हमें दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर 83 है और उसका मास नंबर 210 है। आपसे पूछा गया है कि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का जो तरीका है, आसान तरीका है, वो ये होता है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। तो मास नंबर यहाँ पे है 210, तो 210 माइनस एटॉमिक नंबर है 83, तो 83 कर देते हैं। जब 210 में से 83 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा जी 127। ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। 210 माइनस 83 दैट गिव्स अस 127, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिस्मथ के इस आइसोटोप में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, 127। तो ये सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हाई इज ट्रिटियम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट? ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पहले नंबर पे तो जान लेना कि ट्रिटियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का नाम प्रोटियम है, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम है, तीसरे का नाम ट्रिटियम है। और मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ाया था ये
आइसोटोप्स का, तब मैंने बड़ा वाज़ेह आपको बताया था कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में से सबसे अनस्टेबल जो होता है वो ट्रिटियम होता है। और अभी हमसे उसने सवाल ये पूछा है कि ट्रिटियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्यों है। तो भाई देखें, ट्रिटियम जो है वो रेडियोएक्टिव है, वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। तो देखें, वो आइसोटोप जो एनर्जी इमिट करता है रेडिएशंस की फॉर्म में, उस आइसोटोप को बोलते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप। द आइसोटोप विच इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, वो आइसोटोप जो एनर्जी खारिज करता है रेडिएशंस की सूरत में, उस आइसोटोप को बोलते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ट्रिटियम इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ट्रिटियम रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, क्यों? बिकॉज इट इमिट रेडिएशंस, क्योंकि ये शुआएं खारिज करता है। शुआएं खारिज करने वाला कोई भी आइसोटोप जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो रेडियोएक्टिव होता है। तो ट्रिटियम जो है ये शुआएं खारिज करता है, ये अनस्टेबल है, ये रेडियोएक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन एन एटम ऑब्जॉर्व एंड इवॉल्व एनर्जी। एक एटम कैसे ऑब्जॉर्व और इवॉल्व कर सकता है एनर्जी को। पहले तो उसने पूछा है कि एटम ने ऑब्जॉर्व करना है एनर्जी को, फिर उसने पूछा है कि एटम ने इवॉल्व करना है एनर्जी को। ऑब्जॉर्व का मतलब होता है जज्ब करना, और इवॉल्व का मतलब होता है खारिज करना, सही है। तो पहले आप लोगों ने एक चीज जो है वो याद रखनी है कि ऑब्जॉर्व करना है। देखें, आपने कोई वजन उठाना हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए ना। आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तो आप वजन उठाएंगे। आपने सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां चढ़ेंगे, आपके पास एनर्जी आपकी बॉडी में होगी तो आप सीढ़ियां स्टेयर्स के ऊपर से जाएंगे ना, छत पे पहुंचेंगे। तो देखें, उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ने जंप करना हो, कहां से? लोअर लेवल से हायर लेवल पे, तो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से, या यूं कहेंगे ग्राउंड स्टेट, फर्ज करें कि आपका रूफ टॉप है वो एक्साइटेड स्टेट है, जो आपका जो है ग्राउंड फ्लोर है वो आपके पास ग्राउंड स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन ने जाना है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है, एनर्जी जज्ब करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखें, वही बात मैंने लिखी है, एन एटम कैन अब्सॉर्ब एनर्जी, एक एटम अब्सॉर्ब करता है एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, जब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, जब ये जंप करते हैं कहां से? लोअर एनर्जी लेवल से। लोअर एनर्जी लेवल कौन सा एनर्जी लेवल है? जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है, न्यूक्लियस के करीबी जो शेल होता है, एनर्जी लेवल होता है वो लोअर एनर्जी लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है लोअर एनर्जी लेवल से या ग्राउंड स्टेट से, कहां जाना है? हायर एनर्जी लेवल तक या एक्साइटेड स्टेट तक, तो उसने क्या करना है? एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना है, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने बताया है कि एनर्जी जो है ये एटम ऑब्जॉर्व कब करता है, तो उसने साथ में हमें ये पूछा है कि एटम जो है वो एनर्जी इवॉल्व कब करता है। तो आप यहां पे लिखेंगे द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड by an atom when its electron jump from higher energy level बोल लें या एक्साइटेड स्टेट बोल लें, एक्साइटेड स्टेट, ये ब्रैकेट में लिख देना जैसे मैंने वहां लिखा है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड बाय एन एटम व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और जो आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है उसे आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हो? ग्राउंड स्टेट। तो देखें, ये उसका बिल्कुल उल्टा है कि जब इलेक्ट्रॉन ने जाना है लोअर एनर्जी से हायर पे तो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, लेकिन जब उसने हायर से लोअर में आना है तो उसने एनर्जी इवॉल्व करनी है, खारिज करनी है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।